गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवीन चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है जाइलम एंड वुड स्ट्रक्चर। जाइलम शब्द जो है सर्वप्रथम नागेली द्वारा 1858 में दिया गया था। यह जाइलोज शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ काष्ठ अथवा वुड होता है। जाइलम का मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का ऊपरी दिशा में परिवहन अर्थात अपवार्ड कंडक्शन है। दूसरा जो इसका मुख्य कार्य है वो है पौधे में तने को यांत्रिक बल अथवा कठोरता प्रदान करना। जाइलम 4 प्रकार के एलिमेंट्स यानी 4 प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये चारों एलिमेंट्स वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वाहिनिकाएं अथवा ट्रैकिड्स। यह एधा से उत्पन्न होती है और पतली एक कोशिकीय लंबी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की आंतरिक भित्तियों में लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। लिग्निन का स्थूलन अलग अलग आकार में होता है। चित्र में हम देख सकते हैं जो ट्रैकिड्स की आंतरिक भित्तियां हैं, इनमें वलयाकार यानी एन्युलर, स्पाइरल यानी सर्पिल, सीढ़ीदार यानी स्केलिफॉर्म और रेटिकुलेट विभिन्न आकारों में लिग्निन का जमाव होता है। इसके अलावा वाहिनिकाओं की भित्ति पर हम सरल गर्त यानी सिंपल पिट्स और परिवेशित गर्त भी देख सकते हैं। वाहिनिकाओं का मुख्य कार्य पौधे में संवहन एवं यांत्रिक बल या यांत्रिक सहायता उत्पन्न करना है। वाहिनिकाएं और ट्रैकिड्स टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों ही वर्गों में पाई जाती है। दूसरा जो जाइलम तत्व है वह है वाहिकाएं या वेसल्स। वेसल्स कम लंबी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये उनकी लंबाई कम होती है और चौड़ाई अधिक होती है। इनकी आंतरिक भित्तियों में भी लिग्निन का जमाव होता है। चित्र में हम देख सकते हैं कि जो वेसल्स है अधिक चौड़ी होती है ट्रैकिड्स की तुलना में और इनकी आंतरिक भित्तियों में लिग्निन का जमाव होता है। अधिक लंबी दूरी तक जल एवं खनिज लवणों के संवहन हेतु ये विशिष्टीकृत होती है। वेसल्स जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में अनुपस्थित होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे एफिड्रा और निटम में और कुछ टेरिडोफाइट्स में भी वेसल्स पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एंजियोस्पर्म जैसे एम्बोरिला, एक्सोस्पर्म, सार्केंड्रा, टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन इत्यादि में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। वस्तुतः ये प्राचीन एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म से अधिक निकटता रखते हैं, इसलिए इनमें वेसल्स का अभाव होता है। अन्यथा सामान्यतः सभी एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं या वेसल्स पाई जाती है। तीसरा जाइलम तत्व है जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाओं का मुख्य कार्य खाद्य संग्रह है। ये जाइलम का एकमात्र जीवित उत्तक है। अन्य 3 एलिमेंट्स जो हैं जाइलम के ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जाइलम मृदुतक या पैरेन्काइमी जो सेल्स है वो लाइव होती है, जीवित होती है। चौथा जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर। ये लंबे
पतले और दृढ़ रेशों से बने होते हैं और पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। चित्र में हम जाइलम के चारों एलिमेंट्स देख सकते हैं। ट्रैकिड्स जो एक कोशिकीय लंबी एवं पतली होती है, वेसल्स जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लंबाई में कम और चौड़ाई अधिक होती है इनकी, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इन चारों तत्वों से सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। जाइलम के बाद जो अपना अगला टॉपिक है ये है वुड स्ट्रक्चर। तो जाइलम के चारों सभी तत्व मिलकर वुड अथवा काष्ठ का निर्माण करते हैं। पौधे का जो आंतरिक भाग है, बाह्य छाल को छोड़कर अंदर का संपूर्ण भाग वुड अथवा काष्ठ कहलाता है। काष्ठ की आकृति और विकास के आधार पर, संरचना और विकास के आधार पर अलग अलग प्रकार की काष्ठ में बांटा गया है। ये विभेद हम इस टॉपिक में देखेंगे। पहला जो विभेदन है वो है वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ का। वसंत काष्ठ जिसे स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड भी कहते हैं, और शरद काष्ठ जिसको ऑटम वुड या लेट वुड भी कहते हैं। स्प्रिंग वुड वसंत ऋतु में कैम्बियम की अधिक सक्रियता के कारण चौड़ी वाहिकाओं युक्त हल्के रंग की जो काष्ठ का निर्माण होता है उसे कहा जाता है। इसका रंग हल्का होता है और तीव्र वृद्धि के कारण वाहिकाएं चौड़ी होती हैं। वसंत ऋतु में चूँकि पर्यावरण फेवरेबल होता है, इसलिए पौधे तीव्र वृद्धि करते हैं और इस समय जो तने की वृद्धि होती है या जो जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं उनका रंग हल्का भूरा होता है। जबकि शरद काष्ठ या ऑटम वुड या लेट वुड ये शरद ऋतु में कैम्बियम की कम सक्रियता के फलस्वरूप उत्पन्न काष्ठ हैं, जिसमें वाहिकाएं संकरी होती है और उनका रंग गहरा भूरा होता है। इसलिए हम तने के अनुप्रस्थ काट में दो प्रकार की लाइनें या रेखाएं देख सकते हैं, एक गहरी भूरी और एक हल्की भूरी रंग की। गहरी भूरी रंग की जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, वो शरद काष्ठ यानी शरद ऋतु में बनी हुई काष्ठ होती है, और हल्के भूरे रंग की जो काष्ठ है जो गहरे रंग वाली लाइन से अधिक चौड़ी होती है, और वो काष्ठ वसंत काष्ठ या स्प्रिंग वुड कहलाती है। चित्र में हम इन दोनों काष्ठ को, जो इनका कोशिकीय चित्र है, इसको स्पष्ट देख सकते हैं कि शरद ऋतु में जो काष्ठ है जिसमें वेसल्स के मुंह संकरे होते हैं और इसका रंग अधिक गहरा होता है, वहीं वसंत ऋतु में जो काष्ठ बनी है यहाँ पे वाहिकाओं के मुंह चौड़े होते हैं और तीव्र वृद्धि के कारण वसंत काष्ठ की चौड़ाई भी अधिक होती है, जबकि शरद काष्ठ की वसंत काष्ठ की तुलना में चौड़ाई आधे से भी कम होती है। ये वसंत ऋतु में पौधे की तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। एक वर्ष के अंदर एक शरद एवं एक वसंत काष्ठ की दो वलय बनती है, एक गहरे भूरे रंग की और एक कम भूरे रंग की। ये दोनों वलय मिलकर एक वर्ष की यानी एक वार्षिक वलय का निर्माण करती है। संपूर्ण तने में ऐसी हम अनेक वार्षिक वलय देख सकते हैं। तो वसंत एवं शरद काष्ठ की जो एकांतर वलय है, इनको ही वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स कहा जाता है। इन वार्षिक वलयों की गिनती करके किसी भी पौधे की तने की आयु ज्ञात की जा सकती है, और इस प्रकार से तने की आयु ज्ञात करना वृक्ष कालानुक्रमण अथवा डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, तो हम कहेंगे कि वृक्षों की आयु ज्ञात करना, वार्षिक वलयों की गिनती द्वारा वृक्षों की आयु ज्ञात करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा काष्ठ का जो अगला प्रकार है वो है पोरस वुड और नॉन पोरस वुड। पोरस वुड जो है ये वाहिकाओं युक्त एंजियोस्पर्मी वुड या एंजियोस्पर्मी काष्ठ को, जिसमें वाहिकाएं पाई जाती है, वाहिकाओं के कारण इस प्रकार की काष्ठ में छिद्र पाए जाते हैं, ये छिद्र युक्त काष्ठ पोरस वुड कहलाती है। वहीं
जिम्नोस्पर्म की कास्ट में चूँकि वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, वेसल्स की अनुपस्थिति के कारण जिम्नोस्पर्म में बिना छिद्रों की कास्ट पाई जाती हैं, जिसको नॉन पोरस वुड कहते हैं। इसके उदाहरण हम पाइनस और चीड़ और देवदार की कास्ट में देख सकते हैं। पोरस वुड या छिद्र युक्त कास्ट जो है ये भी दो प्रकार की होती है, रिंग पोरस वुड और डिफ्यूज्ड पोरस वुड। रिंग पोरस वुड में जिसका डेवलपमेंट शीतोष्ण कटिबंधीय पादपों में जैसे सागवान और सहतूत में देखा जाता है, क्योंकि शीतोष्ण या टेम्परेट कटिबंध जो एरिया है इसके अंदर वर्ष में 2 ऋतुएं आती है। इन दोनों ऋतुओं में वाहिकाओं का जो आकार है वो अलग अलग होता है। बसंत ऋतु में वाहिकाओं की आकृति बड़ी होती है, वहीं शरद ऋतु में वाहिकाओं की आकृति जो आकार है वो छोटा होता है, संकरी होती है वाहिका। इसके कारण इसमें बड़ी और छोटी संकरी वाहिकाओं की 2 वलय बनती है जो स्पष्ट तने में देखी जा सकती है। इन वलयों के कारण इस प्रकार जो कास्ट है इसको रिंग पोरस कास्ट कहते हैं, जबकि जो डिफ्यूज्ड पोरस का वुड है इसका डेवलपमेंट उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। इसके उदाहरण है बबूल और आम। ट्रॉपिकल एरिया में जो ऋतुओं का अधिक विभेदन नहीं होता है, पूरे वर्ष भर एक जैसा ही तापमान और एनवायरनमेंट रहता है, जिसके फलस्वरूप ट्रॉपिकल एरिया में बनने वाली कास्ट में जो वाहिकाओं की आकृति है या जो वाहिकाओं का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे तने में एक जैसा ही रहता है। चौड़ी और पतली वाहिकाएं बनती ही नहीं है, एक ही आकार की वाहिकाओं का निर्माण होता है जो पूरे तने में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहती है। उनकी अलग अलग रिंग नहीं बनती है, पूरे तने में वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इस प्रकार की वुड को डिफ्यूज्ड पोरस वुड कहा जाता है। इस प्रकार की डिफ्यूज्ड पोरस वुड बबूल और आम के पौधों में देखी जा सकती है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कास्ट के कुछ अन्य प्रकार देखेंगे और इसी यूनिट के अन्य टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।